कांग्रेस के मान लो फॉर एग्जांपल 30 लोगों को रिजाइन करा दिया, तो अब उनके कम हो गए कितने, 80 पे आ गए, और बीजेपी 90 रही, तो अब ये 170 टोटल मेंबरशिप हुई, तो इसमें बीजेपी को मेजोरिटी मिल गया और गवर्नमेंट फॉर्म कर ली बीजेपी ने। तो ये फायदा होता है इसे रिजाइन करवा देने का पहले से। आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे, एक आपका सुप्रीम कोर्ट तक हो गया था, उसके बाद आपका हाई कोर्ट रह गया था। ओके, तो आज हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे और कुछ 4-5 जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थे वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपको मैंने नोट्स दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, वो तो आपको मिल ही गया होगा ग्रुप में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइल भी शेयर कर देता हूँ। आज सबसे पहले हम हाई कोर्ट देखेंगे, उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट बॉडीज रह जाएंगी वो देख लेंगे, और फिर पॉलिटी क्लास खत्म हो जाएगी। आज ये लास्ट क्लास है हमारी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट में क्या है। हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है पूरा, वो आर्टिकल 214 से लेके 237 तक है। चलन जी, स्क्रीन आ रहा है ना प्रॉपर? स्क्रीन प्रॉपर विजुअल है? हाँ हाँ विजिबल है। ओके ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे कंट्री का सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब लास्ट हम वहां तक अपील कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हाई कोर्ट के बारे में क्या है, हेड ऑफ जुडिशरी इन द स्टेट। हाई कोर्ट जो है वो किसी भी स्टेट में जुडिशरी का हेड जो होता है वो हाई कोर्ट होता है। स्टेट लेवल पे आप मैक्सिमम हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या है पढ़ना है हाई कोर्ट में, और क्या क्या डिफरेंसेज है ये ध्यान रखना होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए हाई कोर्ट टू एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोलता है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आपको पता होना चाहिए, पहले हमारे देश में 24 हाई कोर्ट थे। जिन्होंने भी अगर पुराने किताब से गलती से भी 24 याद कर लिया होगा वो ध्यान रखेंगे। 25 है, एक तेलंगाना का हाईकोर्ट मिला, तेलंगाना का ये अमरावती का हाईकोर्ट था, उसको मिला के मतलब 25 हो गया। ठीक है, तो हाई कोर्ट का नंबर जो है टोटल 25 है, लेकिन फिर जब हमारे यहाँ टोटल स्टेट 28 है तो फिर हाई कोर्ट 25 ही कैसे है, तो उसके आगे यहाँ पे देखेंगे। हाउएवर अंडर आर्टिकल 231 टू और मोर स्टेट्स कैन हैव ए कॉमन हाई कोर्ट। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, तो ये आर्टिकल 231 में दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग की बहुत सारे स्टेट का हाई कोर्ट सेम होता है, या बहुत सारे स्टेट और यूनियन टेरिटोरी का हाई कोर्ट क्या होता है वो सेम होता है। ये आर्टिकल ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 231। ओके, देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट इन ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ देम 4 हाई कोर्ट आर कॉमन। कौन कौन से हाई कोर्ट कॉमन है, तो ये बस ऐसे 4 ही हाई कोर्ट है। सबसे पहला है केरला हाई कोर्ट, जो कि केरला और लक्षद्वीप का कॉमन हाई कोर्ट है। उसके बाद है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है। उसके बाद फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जो कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये 4 स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये आपको याद रखना होगा, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद फिर सबसे लास्ट और चौथा है मद्रास हाई कोर्ट, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु का ये कॉमन हाई कोर्ट है। उसके बाद आते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या है। जैसे हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या क्या क्वालिफिकेशन था, उसमें सीजीआई में क्या था कि सीजीआई इन्वॉल्व रहेंगे, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट था, 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेज इन्वॉल्व रहेंगे। नॉर्मल जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनमें क्या था, उनमें एक सीजीआई इन्वॉल्व होंगे, 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेज इन्वॉल्व होंगे, और अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट होंगे। ठीक वैसे ही, मैंने यहाँ लिखा नहीं है अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, लेकिन ठीक वैसे ही हाई कोर्ट के केस में भी ये भी जो जज होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या नॉर्मल जज हो हाई कोर्ट के, वो जो है वो अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ही होते हैं। वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद क्या है, एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट क्वालिफिकेशन क्या है हम देखें। ही शुड हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन सक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स। यहाँ क्या चेंज हो जाता है
कि वो किसी भी जुडिशियल ऑफिसर, मतलब एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर एज ए जज कह सकते हैं, मिनिमम 10 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ही शुड हैव बीन ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन हाई कोर्ट, वो किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए मिनिमम 10 ईयर्स के लिए। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे कैसे है। हाई कोर्ट के केस में ये चीफ जस्टिस का कैसे और नॉर्मल जजेस का कैसे है। हाँ, ये चीफ जस्टिस के केस में क्या है, सीजेआई, सीजेआई मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। यहाँ एक चीज क्या बदल जाता है जब हाई कोर्ट में आता है कि अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन जब आपको हाई कोर्ट के जजेस की बात आती है तो यहाँ गवर्नर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो अलग बात है, अपॉइंट फाइनली प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन जब हम सब ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां क्या होता है, वहां आपको ठीक ये चेंज हो जाता है कि प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर आ जाते हैं, वहां गवर्नर इन्वॉल्व होते हैं। वहां जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां प्रेसिडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होते हैं जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट तक और हाई कोर्ट तक, उससे नीचे प्रेसिडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो चीफ जस्टिस का एक बार फिर से देंगे, सीजीआई प्लस 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, और इसी को कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही होता है, कॉलेजियम सिस्टम से ही सिलेक्शन होता है। उसके बाद अदर हाई कोर्ट जजेज का क्या है, सीजेआई प्लस 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ओके, ये है अदर हाई कोर्ट जजेस का। और उसके बाद इनके टेन्योर में फिर एक डिफरेंस है। टेन्योर में क्या डिफरेंस है, तो वहां क्या था टेन्योर, वहां टेन्योर था 65 ईयर्स, यहाँ क्या है 62 ईयर्स है, 3 साल कम है इनका। और भी बहुत सारे बॉडीज के अभी हम आगे देखेंगे कि 65 ईयर्स है। तो मेरे ख्याल से बस एक हाई कोर्ट ही ऐसा है, या तो जनरली सारे सर्विसेज में 60 होता है, नहीं तो 65 होता है। एक हाई कोर्ट ही ऐसा बॉडी है जो कि 62 ईयर है। अगर और कोई होगा तो वो हमें वैसे पढ़ना भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि रिमूवल का क्या आर्टिकल है। तो रिमूवल का आर्टिकल, इसका भी प्रॉपर कुछ आर्टिकल दिया नहीं गया, लेकिन इसमें रिमूवल की बात जो कही गई है आर्टिकल 218 में की गई है। और आर्टिकल 218 जब आप खोल के देखिएगा तो वहां क्या है, वहां फिर आपको वही वापस भेज देता है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124, 4 एंड 5 पे, कि जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस का रिमूवल हुआ था ठीक वैसे ही हाई कोर्ट के जज का भी रिमूवल होगा। रिमूवल हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, दोनों के केस में जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में मैंने बताया था, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना पढ़ने की जरूरत है। फिर से मैं आपको ऐसे एक बार ओरली बता देता हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट में था ठीक वैसे ही हाई कोर्ट में भी क्या हुआ, अगर राज्यसभा में आता है तो 50 मेंबर, लोकसभा में आता है 100 मेंबर रिमूवल मोशन को लाएंगे। उसके बाद फिर वो चेयरमैन या स्पीकर के पे डिपेंड करेगा कि वो उसको एडमिट करेगा या रिफ्यूज कर देगा। अगर वो उसको एडमिट करेगा तो फिर 3 मेंबर की कमेटी पहले बनाई जाएगी, जिसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, एक सीजीआई इन्वॉल्व होंगे या कोई भी अदर सुप्रीम कोर्ट के जज इन्वॉल्व होंगे, एक हाई उस अगर जैसे मान लिया किसी भी एक हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट लाया जाता है तो उस हाई कोर्ट के जज इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बारी आती है तब भी एक किसी हाई कोर्ट के जज इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हाँ हाई कोर्ट की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन्वॉल्व है। आपको सुप्रीम कोर्ट के केस में भी एक किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इन्वॉल्व होते हैं, तो ठीक वैसे ही सेम है हाई कोर्ट में भी क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन्वॉल्व होंगे एंड ए डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, एक कोई भी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट जो कि प्रेसिडेंट को लगे कि हाँ इनको काफी अच्छी नॉलेज है, जुडिशियल नॉलेज काफी अच्छी है जिनकी, तो वो इन्वॉल्व होंगे। और अगर वो कमिटी पाएगी कि हाँ ये दोषी हैं, चाहे जो भी उन पे एलिगेशन लगे, तो अगर कमिटी को के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये आता है कि ये दोषी है, फिर क्या होगा, फिर वो अगले हाउस में जाएगा। अगर राज्यसभा में हुआ होगा तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में हुआ होगा तो राज्यसभा में जाएगा, और फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा। फिर फाइनली प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेंगे, तब जाके हटाया जाएगा। ये पूरा का पूरा सेम है जैसे हाई कोर्ट, सॉरी जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में था वैसे ही हाई कोर्ट के केस में था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता अभी इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। उसके बाद हम आते हैं पावर देखेंगे। पावर 6-7 इंपॉर्टेंट पावर है, लेकिन मैंने बस यहाँ 3-4 ही नोट किए हैं जो जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल जुरिडिक्शन देखेंगे। तो हाई कोर्ट का के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या आता है, दे आर एम्पावर्ड टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेज। सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों के डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग डिसीजन देते हैं। उसके बाद आता है रीट जुरिडिक्शन। एक रीट जुरिडिक्शन में थोड़ा सा चेंज आता है
ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा चेंज आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। ये कई बार पूछा भी जाता है कि किसका रीट जुरिस्डिक्शन ज्यादा वाइडर है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। तो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, लेकिन जब एकदम से वाइडर पूछा जाए तो फिर रीट जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से वाइडर होता है। और कैसे वाइडर होता है तो देखते हैं, दैट इम्पावर टू इशू द रीट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ तक तो सुप्रीम कोर्ट में भी सेम है, सुप्रीम कोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स मैंने बताया था कि यहाँ फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या होता है, उसके बाद फाइनली आर्टिकल 32 में भी बताया था कि हाँ वो रीट जुरिस्डिक्शन में 5 मैंने ये भी बताए थे, 5 रीट बताए थे। मैं एक बार फिर से ये नाम बता देता हूँ, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूटरी, क्यू वारंटो, मैंडेमस और एक कोई था प्रोहिबिशन, सर्ट्यूटरी, क्यू वारंटो, मैंडेमस और एक कोई होगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो देखते हैं कि यहाँ चेंज क्या होता है। इन्फोर्समेंट ऑफ एन लीगल राइट, हाई कोर्ट के केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तभी रीट जुरिस्डिक्शन का यूज कर सकता है जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो। लेकिन हाई कोर्ट के केस में क्या होता है, हाई कोर्ट किसी भी लीगल राइट के वायलेशन के केस में भी रीट जुरिस्डिक्शन को यूज कर सकता है। उसके बाद और क्या है, एक ट्रांसफरिंग पावर्स है, हैविंग पावर टू ट्रांसफर ए केस आइदर टू इटसेल्फ और फ्रॉम वन लोअर कोर्ट टू अनदर लोअर कोर्ट। ये हाई कोर्ट को पावर है कि अगर वो चाहे तो किसी भी केस को वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपने पास मंगा सकता है, कि वो चाहे तो खुद मंगा के खुद उस केस को सॉल्व कर सकता है, या फिर वो चाहे तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। उसका देखेंगे सुपरवाइजरी पावर्स क्या क्या है, तो हैविंग पावर टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर कोई एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट चाहे तो वो अपने स्टेट के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए अलग से नियम बना सकता है कि हाँ क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्हें फॉलो करने होंगे। तो ये सुपरवाइजरी पावर्स है कि हर स्टेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए वही रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हें फॉलो करने होंगे जो उस स्टेट का हाई कोर्ट बनाएगा या बोलेगा उनको। ओके, हाई कोर्ट में बस इतना ही है, बाकी आर्टिकल्स का लिस्ट आपको लक्ष्मीकांत का पीडीएफ मैंने दिया है, उसमें आप ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। वैसे ज्यादा आपको फोकस सुप्रीम कोर्ट पे करना है, हाई कोर्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ जल्दी जल्दी सब कुछ किया। तो आप वैसे देख लेंगे, एक बार हाई कोर्ट का भी आर्टिकल देखेंगे, लेकिन आप ज्यादा फोकस सुप्रीम कोर्ट पे करेंगे, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का तो मैंने आपको एक पूरा लिस्ट दे दिया था जिसमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, लेकिन फिर भी 4-5 जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनका मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। सबसे पहला देखते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इससे क्वेश्चन आता है जनरली। और जनरली क्या होता है, इलेक्शन कमीशन, एनएचआरसी, ये सब के बारे में सबको थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऐसा है जो कि जनरली बहुत कम लोगों को पता होता है। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। अभी हमारे करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, तो इन सबों का नाम भी आता है, जैसे यूपीएससी के चेयरमैन का, सीएजी का, या फिर इलेक्शन कमीशन का हेड कौन है, इन सबों का नाम भी डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया होगा उनको पता होगा अच्छे से, तो इसलिए मैंने यहाँ नाम भी मेंशन कर दिया है, नाम मेंशन किया है। और उसके बाद बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि जैसे ये कौन से है, या फिर हमारा इलेक्शन कमीशन है तो ये कौन सा है, 23rd है, या फिर फाइनेंस कमीशन के केस में ज्यादातर पूछा जाता है कि हमारा कौन सा फाइनेंस कमीशन है, 14th है, 15th है, कौन सा है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो आर्टिकल इसका क्या है, आर्टिकल 148 से 151 तक है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, लेकिन स्पेशली अगर सीएजी का आर्टिकल पूछा जाएगा तो वहां 148 टिक करेंगे, जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग टिक करेंगे। अगर ऐसा हो कि हाँ जैसे 3-4 आर्टिकल दिया रहे फंडामेंटल राइट का 12 to 35 ऐसे करके, तो उसमें आप 148 से 151 पे टिक करेंगे। और अगर सिंगल सिंगल आर्टिकल दिए रहेंगे तो क्या होगा, सीएजी का आर्टिकल 148 होगा। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ क्या है, ये लोग जनरली आईएएस या आईपीएस जो होते हैं वही इन सबों के हेड होते हैं। जैसे देखिए इनका क्या है, राजीव महर्षि जो है वो 13 सीएजीएफ इंडिया है, ये 1978 बैच के आईएएस है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे भी देखेंगे। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, बाई प्रेसिडेंट होता है। किसी बुक में बाई प्रेसिडेंट दिया रहता है, किसी बुक में दिया रहता है बाई प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। लेकिन जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो भी डिसीजन प्रेसिडेंट लेते हैं तो वो ज्यादातर डिसीजन पीएम के रिकमेंडेशन पे ही लेते हैं। तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि बाई प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम, भले ही बुक में सिर्फ प्रेसिडेंट दिया रहे लेकिन रियलिटी यही है। उसके बाद फिर इसमें क्या है,
जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था आपको लास्ट डे कि हम कुछ ऐसी बॉडी है जिनका टेन्योर 6 साल का होता है, तो जिनका टेन्योर 6 साल का था उस पर खास करके फोकस करके उनसे क्वेश्चन उठा लिया जाता है, क्योंकि जनरली हमें क्या ध्यान में होता है कि हर किसी का टेन्योर 5 साल का है। तो सीएजी का क्या है, सीएजी का टेन्योर 6 साल है, और ठीक जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का 65 ईयर्स है, वैसे ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी 65 ईयर्स है। तो अब रह गई बात, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में ये तो नहीं था, वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हाँ हाई कोर्ट के जज हैं तो 62 ईयर, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो 65 ईयर। वहां तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा 6 ईयर या 5 ईयर या 2 ईयर। तो ये क्या है, तो और अगर ये दोनों है तो इसमें पहले कौन सा, पहले यदि 6 साल पूरा हो जाएगा तो वो हट जाएंगे, या फिर पहले 65 तो जो भी पहले पूरा हो जाए। अगर ऐसा होता है कि कोई 62 ईयर्स के ऑफिसर है, वो ज्वाइन करते हैं, तो टेन्योर तो उनका 6 साल है, लेकिन जब उनकी एज 65 हो जाएगी, मतलब दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट होगा तभी उनका टेन्योर एक्सपायर हो जाएगा। तो वो 3 साल तक ही रह पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ वो 62 में ज्वाइन करेंगे और 6 साल है तो वो 68 तक रहेंगे। जो पहले कंप्लीट होगा वही माना जाता है। उसके बाद देखेंगे इनका रोल क्या है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का, क्योंकि बाकी सबों का तो रोल आपको जनरली पता होता है। टू ऑडिट ऑल द एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन विच हैव बीन फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इनका क्या काम होता है कि सारे एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होते हैं उनका ऑडिट करना, उनका देखना कि कहाँ क्या खर्च हुआ। ठीक वैसे जैसे कि आप सीए कह सकते हैं कि लोग सीए रखते हैं कि अपना सारा फाइल वगैरह कैलकुलेशन देखने के लिए कि कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ कितना खर्च हुआ। इनका काम डिसीजन लेना नहीं है कि कहाँ कौन सा फंड कितना है, इनका काम है बस सिर्फ और सिर्फ उसका ऑडिट करना। इसलिए आप ये मत समझिए कि हाँ ये फाइनल करेंगे डिसीजन की कहाँ कितना पैसा जाएगा, नहीं, ये सिर्फ उसका ऑडिटिंग का काम है इनका। टू ऑडिट ऑल द एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल या स्टेट किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस हो, उसका ये ऑडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूपीएससी पे। यूपीएससी का पूरा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 314 से 323 है, लेकिन ठीक जैसे मैंने सीएजी का बताया कि स्पेशली आर्टिकल 148 होता है, वैसे ही यूपीएससी का सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 315 आपको टिक करना है। इसका भी चेयरमैन कौन है करंट में, तो इसके चेयरमैन है अरविंद सक्सेना। ये आईपीएस है, 1978 बैच है। उसके बाद क्या है, मेंबर, इसके मेंबर कितने होंगे, तो जैसे कि अदर किसी किसी बॉडी में फिक्स होते हैं कि 2 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है इसके 8 से 10 मेंबर होते हैं अप्रॉक्स में। इसका ऐसा कुछ एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि हाँ इतने मेंबर होते हैं। और बाकी सबों में जिनमें जो 2-4 फिक्स भी होता है वो भी प्रेसिडेंट के विश पे, वो प्रेसिडेंट चाहे तो बढ़ा घटा सकते हैं, यही है। उसके बाद देखेंगे अपॉइंटमेंट इनका कैसे कैसे होता है, तो इनका भी अपॉइंटमेंट ठीक वैसे ही होता है जैसे सीएजी का था, बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। इनका क्या है यूपीएससी के चेयरमैन का, तो इनका भी ठीक वैसे ही है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। और अभी मैंने बता ही दिया जो भी पहले कंप्लीट होगा उसी समय इनका टेन्योर एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद इनका रोल देखेंगे कि रोल क्या है, तो रोल तो आप सबको पता ही होगा कि यूपीएससी का रोल क्या होता है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट and appointment of the candidates for all India services like IAS, IPS, IFS and other grade A and B services. और क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर, प्रमोशन एंड पेंशन। तो बस यही रोल है यूपीएससी का कि एग्जाम कंडक्ट कराना और जो भी ऑफिसर के ट्रांसफर होते हैं, प्रमोशन होते हैं, ये सब हैंडल करना। ये हमारा यूपीएससी का रोल है। उसके बाद आते हैं फाइनेंस कमीशन पे, क्योंकि फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइनेंस कमीशन से भी पूछे जाते हैं और एक आपको इंटर स्टेट काउंसिल से भी पूछे जाते हैं। तो फाइनेंस कमीशन देखते हैं क्या है। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 280। इसका एक सिंगल आर्टिकल है, इसका वैसा कुछ नहीं है, पूरा का पूरा आर्टिकल है, इसका सिर्फ एक सिंगल आर्टिकल है, आर्टिकल 280। अभी इसके करेंट चेयरमैन कौन है, तो इसके करेंट चेयरमैन है नंद किशोर सिंह, इन शॉर्ट इनके सिंह भी बहुत जगह लिखा रहता है। अब और अभी हमारा कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो अभी ये जो है ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है इनके सिंह। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें यूपीएससी में जैसे कि मैंने बताया 8 से 10 अप्रॉक्सीमेट, तो नहीं, इसमें फिक्स है कि एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन में। ओके, ये इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, तो फिर वैसे इनका भी अपॉइंटमेंट ठीक वैसे ही होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन इनका टेन्योर क्या है, इनका टेन्योर सिर्फ और सिर्फ 5 साल का है, इनका उनकी तरह 6 साल का नहीं है। उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन।
कि फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो ए पर्सन हैविंग ए स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल अकाउंट, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे इकोनॉमिक्स के या फिर फाइनेंशियल मैटर्स के, फाइनेंशियल अकाउंट को देखने की या एडमिनिस्ट्रेशन का काफी अच्छा नॉलेज हो, वो फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनने के लिए इलिजिबल है। उसके बाद देखेंगे इनका रोल क्या है। तो इनका रोल क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेज। ये जो फाइनेंस कमीशन में आप खास करके इसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्टिकल और दूसरा इनका रोल, ये दो चीज आपको याद रखें, क्योंकि बाकी सबों के रोल पे मैंने उतना ये फोकस नहीं करवाया आपसे, लेकिन यहाँ क्या है कि फाइनेंस कमीशन के रोल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फाइनेंस कमीशन का रोल आपको एकदम से ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है इससे क्वेश्चन। देखते हैं इसका क्या रोल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका क्या काम होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है टैक्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। दूसरा क्या है, टू मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन गवर्नमेंट। ये जो मैंने यहाँ यूनियन गवर्नमेंट लिखा है, तो बहुत जगह यूनियन गवर्नमेंट भी लिखा हुआ रहता है और बहुत जगह आप देखिएगा तो प्रेसिडेंट भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के बिहाफ पे ये यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि हाँ किस स्टेट को कौन से पॉलिसी के लिए कितने कितने फंड चाहिए। क्या लिखा है मैंने आगे है, स्टेट फाइनेंस टू ऑगमेंट द फंड्स फॉर इंप्लीमेंटिंग एनी ऑफ द पॉलिसीज। लेकिन जैसे कि ये फाइनेंस कमीशन, मैंने आपको बताया कि हाँ फाइनेंस कमीशन है, इसके चेयरमैन है, मेंबर है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ अगर फाइनेंस कमीशन किसी पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर सजेस्ट करेगा कि दिल्ली को या फिर यूपी को या बिहार को इतना फंड चाहिए, तो वो उन्हें मानना ही पड़ेगा। ये यहाँ पे आप ध्यान दिए, टू मेक रिकमेंडेशन, ये सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, मानना नहीं मानना यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि वो बाउंड है कि हाँ फाइनेंस कमीशन एक बॉडी है, उससे रिकमेंड, उसने बताया है तो हमें ये फॉलो करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक बॉडी है, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि इसका एडवाइजरी रोल है, इसका डायरेक्ट रोल नहीं है, ये सिर्फ रिकमेंड करता है। अब हम देखेंगे आर्टिकल सॉरी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का तो जनरली काम सभी को पता ही होगा। इलेक्शन कमीशन में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं कि इसमें आपको ज्यादातर या तो इसके इलेक्शन कमिश्नर का नाम पूछ लिया जाता है, या फिर अदर कितने कमिश्नर होते हैं वो पूछ लिया जाता है, या फिर बहुत बार इसके अदर कमिश्नर का भी नाम पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने अदर कमिश्नर का नाम नहीं मेंशन किया, आप अदर कमिश्नर का नाम देख लीजिएगा। तो बहुत बार अदर कमिश्नर का भी नाम चूंकि पूछ लिया जाता है, क्योंकि जनरली इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है वो सभी को पता होता है। तो इसमें कितने लोग होते हैं, तो सबसे पहले तो देखेंगे चेयरमैन कौन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सॉरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो अभी कौन है हमारे, तो सुनील अरोड़ा जी है चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया, और ये कितने नंबर है, तो ये 23rd इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। ओके, उसका देखेंगे कितने मेंबर होते हैं, तो टोटल 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो इनका भी अपॉइंटमेंट ठीक कैसे ही होता है, बाई प्रेसिडेंट। उसका टेन्योर देखेंगे कि टेन्योर क्या है इनका, तो इनका टेन्योर है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आते हैं कि इनका रोल क्या है इलेक्शन कमिश्नर का, तो इनका रोल सबको पता होगा, फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूँ। टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए एंड एमएलसी। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ यूनियन गवर्नमेंट से शुरू किया, पढ़ते पढ़ते मैं स्टेट गवर्नमेंट से चला गया, आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए और एमएलसी तक मैं चला गया, लेकिन मैंने अभी तक आपको पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं या फिर म्यूनिसपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं उसका मैंने नाम नहीं लिया। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे, ये कभी कभी पूछा जाता है कि आपको जो म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शन होते हैं वो कौन कंडक्ट कराता है या फिर पंचायत के कौन कंडक्ट कराता है, क्योंकि ये जो हमारा सेंट्रल का इलेक्शन कमीशन है यही आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए और एमएलसी का सबका इलेक्शन कराता है। लेकिन जब बात की जाती है आपको पंचायत के इलेक्शन की और म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शन की, उस केस में क्या होता है, उस केस में एक अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो कि पंचायत और म्यूनिसपैलिटी का इलेक्शन कराता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एक जो हमारा सेंटर का ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं याद कर लेंगे कि हाँ जो सेंटर का होगा वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी तक का कराएगा और जो एमएलए, एमएलसी और स्टेट के अदर जितने बॉडीज होंगे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये आप एकदम से ध्यान रखेंगे कि जो हमारा सेंटर का इलेक्शन कमीशन है वो कहाँ तक का इलेक्शन कराएगा, वो स्टेट में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली तक का कराएगा, और पंचायत और म्यूनिसपैलिटी का इलेक्शन कौन कराएगा, तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। ओके। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड्स रजिस्ट्रेशन फॉर द नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जिनको भी अपनी नई पार्टी बनानी होती है तो वो इलेक्शन कमीशन में ही जाके मतलब ये रजिस्टर कराने का प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इलेक्शन सिंबल फॉर देम, और इलेक्शन कमीशन ही नई पार्टी को सिंबल प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक और देखेंगे, टू मैनेज एंड कैंसल द इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है कि हाँ ये इलेक्शन सही से हुआ है, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन ये करता है कि हाँ इलेक्शन सही से नहीं हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि इस इलेक्शन को ये वैलिड करना है, या फिर ये इलेक्शन वाइड हो गया, री इलेक्शन होगा या री काउंटिंग होगा। ये सारे डिसीजन इलेक्शन कमीशन लेता है। उसके बाद फिर एक सबसे लास्ट रोल क्या है, टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट बनाने का काम भी इलेक्शन कमीशन का ही होता है। ठीक है, बस यही कुछ बॉडीज है, और बाकी सब का तो मैंने आपको लिस्ट दे ही दिया था। सुनील चंद्रा शुक्ला सुभाष। हाँ जी, यहाँ तक हो गया। अच्छा, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग को लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट हो, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप बोलिएगा तो उसके लिए भी अलग से क्लास ले लिया जाएगा, जो कि कोई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। वैसे तो क्रैश कोर्स है, चूंकि छोटे छोटे टॉपिक तो बहुत सारे छूटे हैं। छूटे क्या है अप्रॉक्स मैंने बता ही दिया है। फाइनेंस कमीशन रिपीट रिपीट के लिए तो सर मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप देख लेना। इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशन, इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशन का तो लिस्ट भेजूंगा। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लगे कि छूट गया हो। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ा रहे हैं चैतन्य सर, वो पढ़ाएंगे अमेंडमेंट। ये पनिश जज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, पनिश जज क्या है, ईशान अवस्थी जी। डाउट डिफरेंस बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ, तीनों एक ही तो है, इसमें डाउट क्या है। यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आपको यूनियन ऑफ गवर्नमेंट टर्म तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं भारत सरकार को। तीनों एक ही है, यूनियन गवर्नमेंट, ये एक है, इसमें तो कुछ अलग वाली बात नहीं। प्यूसाइन जज, मैं ये टर्म समझ नहीं पा रहा हूँ। प्यूसाइन जज ये टर्म मैंने कहीं पढ़ा था, ये एक्चुअली मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, इसके लिए सॉरी। प्यूसाइन जज टर्म मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, प्रेसिडेंट में क्या बताइए, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आप बोलिएगा तो लैंडमार्क केसेस तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो करा रहे हैं वो कराएंगे, लोअर रैंक वाले जज। अच्छा, नहीं आपको सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में और लोअर रैंक वाले में मैं इसे नहीं गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में, क्योंकि उनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाई कोर्ट से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए वहां तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, प्रेसिडेंट एक आप बोल रहे हैं, तो प्रेसिडेंट एक बार क्लासेस हो जाती हैं, तो उसके बाद प्रेसिडेंट के लिए अगर सभी लोग बोलेंगे तो अलग से मैं एक बार क्लास ले लूंगा। फिर गवर्नर सबऑर्डिनेट जजेस को, गवर्नर सबऑर्डिनेट जजेस को चूज एंड पार्टिसिपेट नहीं करता। नहीं, करता तो हाई कोर्ट है, ठीक है, लेकिन उसमें गवर्नर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अदर डिटेंशन, आर्टिकल 22, ये सब आपको मैंने फर्स्ट डे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया था। लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये जो भी आर्टिकल है वो आपको फिर से, जो कल एक क्लास लगी थी ना, तो वही टीचर आपको पढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन पूरा। तो उसमें तो आपका ये टॉपिक हो जाएगा। अभी तक मतलब फाइनली एक टॉपिक बचा है प्रेसिडेंट का। चलिए, और तो वैसा कुछ है नहीं। इलेक्शन पिटीशन, इलेक्शन पिटीशन से कोई क्वेश्चन नहीं आते। सर लीगल करेंट अफेयर की पीडीएफ, लीगल करेंट अफेयर का पीडीएफ आपको कुछ दिनों में दे दिया जाएगा। लोकपाल लोकायुक्त,
अच्छा, लोकपाल लोक आयुक्त का मैं एक फाइल बना दूंगा, या फिर एक बार और मैं देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज का, एक और अलग से लास्ट में हम लोग क्लास कर लेंगे। ओके, ये नोट कर लिया जाएगा, लोकपाल लोक आयुक्त और प्रेसिडेंट, जो जो कुछ डाउट होंगे इनकी अलग से क्लास ले ली जाएगी। ठीक है, अमेंडमेंट की पीडीएफ कल सेंड की थी ग्रुप में। अच्छा, अच्छा आपके तरफ से सेंड किया, चलिए ठीक। चलें जी, क्लास खत्म करें फिर। डाउट्स हो तो ले लो, वरना फिर ठीक है करते हैं। डाउट तो वैसा कुछ है नहीं, बस वही 2-3 टॉपिक निकल के आए हैं, तो उस पर अगर वैसा हुआ तो लास्ट में एक बार ये करके क्लास ले लेंगे। ठीक। ठीक ओके। है, ओके।